तो जब हम गैम्बलिंग कर रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन है 50-50। लेकिन अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को बाय हुक, बाय क्रोक, बाय लर्निंग 50 से 55 कर दूं, यानी कि अब मैंने कुछ ऐसा किया कि 100 में से 55 बार मैं जीतूं और 45 बार हार जाऊं, तो ऑब्वियसली मैंने अपने आप को बेटर किया। उसके बाद मैंने कुछ और बेटर किया कि मैंने ये किया कि अब मैं 100 में से 60 बार जीत जाऊं, 40 बार हार जाऊं। ठीक, फिर मैंने कहा यार नहीं, कुछ और डाल, कुछ और डाल, कोई एक आध चीज और डाल कि अब मैं 100 में से 70 बार जीत जाऊं, 30 बार हार जाऊं। ठीक, उसके बाद लगा यार कुछ और डाल कि 75 बार जीत जाऊं, 25 बार हार जाऊं। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी है। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे या तो हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं या हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट के आते हैं, मेरे पास कई बार यूट्यूब से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक्स में करना चाहिए। लोग स्टूडेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? निफ्टी क्या कहता है? निफ्टी के अंदर भी कंसेप्ट तो वही रहेगा, न्यूज़ आएगी और न्यूज़ से क्या क्रिएट होएगी? डिमांड एंड सप्लाई निफ्टी में। राइट, तो निफ्टी है एक ओवरऑल मार्केट और इसके लिए जो न्यूज़ होएगी वो ये जो मेजर न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी होगी वो सारा निफ्टी को अफेक्ट करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज़ क्या निफ्टी को इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो जितनी भी अब जो निफ्टी है, निफ्टी के ऊपर पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज़ का कोई मेजर फर्क नहीं है। तो पहले तो आप ये समझो कि अगर निफ्टी का जो ट्रेंड है, निफ्टी का ट्रेंड एक स्टॉक को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक स्टॉक का जो ट्रेंड है वो निफ्टी को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक बड़ा ट्रेंड जिसको हम निफ्टी का ट्रेंड बोलते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमको लगता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्लियर है तो हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और अगर हमको लगता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्लियर नहीं है तो हम निफ्टी को अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम स्टॉक्स में चले जाएं। राइट, अब आजकल के माहौल में निफ्टी का ट्रेंड कैसा है? अनक्लियर है। अनक्लियर है ना, क्योंकि आप लोगों ने जो यूडीटीएस में लेवल्स देखे होंगे, मंथली, वीकली, डेली, निफ्टी उनके बीच में है कहीं। वो तीनों लेवल्स के ना तो ऊपर है और ना वो तीनों लेवल्स के नीचे है। अगर ऊपर होता तो हम मान लेते हैं कि क्या, कि निफ्टी के अंदर परफेक्ट डिमांड है और हम निफ्टी में क्या ट्रेड करेंगे? ऑब्वियसली डिमांड है तो बाय का ट्रेड करेंगे और सप्लाई है तो सेल का ट्रेड करेंगे। तो हमको मार्केट के अंदर कभी भी प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स के साथ नहीं आना है। पहले तो अपने अपने बहुत सारे बच्चे घर से ही अपने दिमाग के अंदर थॉट्स बना के आ जाते हैं, आज तो रिलायंस खरीदूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कल मुझे नुकसान हुआ था इसमें। ठीक है, तो मार्केट के साथ जिद नहीं करनी है। मार्केट बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मार्केट की केवल रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे एक बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े किसी घर फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मार्केट की भी रिस्पेक्ट करनी है। डरना नहीं है, डरना और रिस्पेक्ट करने में फ़र्क है। ठीक है, तो पहले तो प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ मार्केट में नहीं आना है। जब मार्केट में आओ बिल्कुल न्यूट्रलाइज रखो अपने आप को, देखो निफ्टी कहाँ चल रहा है, लेवल्स के बीच में चल रहा है, इसका मतलब वो सच्चाई है, वो मेरे थॉट्स नहीं है। कई बार ये होता है यार, अब मार्केट नीचे आ गया लेकिन मेरा दिल कह रहा है मार्केट ना बढ़ेगा। मेरे दिल से क्या मतलब है? 130 करोड़ की जनसंख्या है ना, मेरे दिल से चलेगी? नहीं चलेगी। अब बात आती है कि न्यूज़ मार्केट के अंदर जो भी आई हैं, जो निफ्टी है वो सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट अपने आप में कहते हैं बहुत ही वाइज पर्सन है, इससे ज़्यादा वाइजेस्ट पर्सन कोई नहीं है।
ये हर चीज निफ्टी हर चीज डिस्काउंट कर चुका है। जो भी निफ्टी चल रहा है वो इस समय पिछले 2-5 सेकंड पहले हिंदुस्तान में वर्ल्ड में जो कुछ भी हो गया है ना उसको डिस्काउंट करके ये भाव दिखा रहा है आपको। तो अब आप अपना दिमाग मत लगाओ। इस समय निफ्टी चल रहा है 17,430 के आसपास, ठीक है। आज तारीख क्या है? 5 अप्रैल है। अब आज की डेट में ये प्रेजेंट है और यही सच है, ठीक है। तो अब जो है हम बिल्कुल सही है, हम मंथ, वीक, डे तीनों लेवल के ऊपर हम इस समय आ चुके हैं। क्लियर है? इस समय एट प्रेजेंट हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अभी क्योंकि पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसीलिए हम इस कैंडल को कंप्लीट नहीं मानते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं केवल इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग ऑफ वन डे। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या करना है? केवल हमको केवल इतना करना है कि हम अगले 3 से 4 घंटे को फोरकास्ट कर लें। यही मोटिव है ना। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगले 3 से 2 या 3 घंटे को भी फोरकास्ट कर लेता हूं और राइटली फोरकास्ट कर लेता हूं तो मेरा काम डन हो गया और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर बिल्कुल सही है कि मैं अगर पोजिशनल ट्रेड करूंगा तो ये मंथ की जो कैंडल है ये इसकी मैं वेट करूंगा, क्योंकि मुझे पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है। अगर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं इस मंथ की कैंडल की वेट जरूर करूंगा। लेकिन आज मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे पास अब क्या हुआ? अब देखो ये लेवल क्या है? 16,990। ये वाला क्या है? ये 17,208। और ये रेजिस्टेंस कितना है? ये 17,360। 17,360 मंथली लेवल। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर जी। क्या है ये? 17,000 अभी 17,490। हाँ भाई बताओ। अब एक सपोर्ट 16,990, उसके बाद 17,208, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 17,360 और मार्केट अभी चल रही है 17,490। तो एट प्रेजेंट 2 सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट। तो निफ्टी का आज का ट्रेंड क्या हुआ? अप है। तो अगर आज मुझको निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा? बाय। चलें 15 मिनट पे। ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं जा रहा हूं 15 मिनट पे आज के ट्रेड पे, राइट? चलो 15 मिनट पे चलें। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड क्या कहती है? अब देखो हम मंथ के ऊपर हैं, हम वीक के ऊपर हैं और हम डेली के भी ऊपर हैं। और पिछला 45 मिनट जो है वो भी क्या कह रहा है? बिगेस्ट ट्रेंड अप। और 15 मिनट का ट्रेंड अप। तो यहां पर अगर मैं कोई भी एक इंट्राडे ट्रेड करना चाहता हूं निफ्टी के अंदर तो केवल और केवल एक ही ट्रेड बनेगा। वो क्या बनेगा? बाय। और ये वाला प्राइस जो है यहां पर हम बाय करते हैं, जो भी प्राइस है। क्या है सर ये? स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझको स्टॉप लॉस भी इंट्राडे का ही रखना है। वो इंट्राडे का स्टॉप लॉस क्या होगा? ये वाला। बिगेस्ट ट्रेंड का ओपन क्या होगा? ये स्टॉप लॉस सर देखना 17,422, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ये तो हो गया निफ्टी, ठीक। अब बात आती है कि निफ्टी के अंदर जो भी न्यूज़ आएगी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट की या डोमेस्टिक मार्केट की, वो किसको इफेक्ट करेगी? निफ्टी को। और निफ्टी की मूवमेंट अफेक्ट करेगी किसको? स्टॉक्स को, ठीक है। तो अगर मुझको निफ्टी में ट्रेड आज का ट्रेंड सही मिल रहा है तो मुझको ट्रेड करना चाहिए। अगर मुझको कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी जो है वो साइड वाइज है, ना तो वो 100% डाउन कंफर्म है या वो 100% अपवर्ड कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम निफ्टी को अवॉइड करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? स्टॉक्स के ऊपर। और स्टॉक्स में हम बनाएंगे बास्केट, राइट। अब बास्केट क्यों बनाएंगे? बास्केट इसके लिए बनाएंगे क्योंकि हमने पुरानी कहावत चलती है कि सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। और जब हम
ट्रेडिंग की बात करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का केवल एक मकसद होता है कि हम कुछ भी पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो वो कमा के घर ले जाएं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कभी भी मकसद ये नहीं होता है कि मैं किसी भी एक स्टॉक में मुझे जैकपॉट लग जाए। जो लोग जैकपॉट की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग या ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग में एक दिन पैसा जैकपॉट लगेगा और दूसरे दिन फट्टे साफ भी हो जाएंगे, तो वो क्या है, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग तो कोई भी कर लेगा, हम यहाँ गैम्बलिंग को की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल प्रोफेशनल ट्रेडिंग की। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग जुड़ी हुई है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी टू विन के साथ। कितने % चांसेस हैं कि अगर मैं यहाँ निफ्टी लेता हूं तो वो बढ़ेगा, 10 में से 9 चांसेस हैं कि निफ्टी बढ़ेगा, लेकिन अभी भी 1 या 2 चांसेस हैं कि निफ्टी गिर जाए। 100% कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ केवल गेम क्या है, प्रोबेबिलिटी। और हम जब स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक अच्छा ट्रेडर केवल ऐसे काम करेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा हो। यानी कि अगर वो 10 ट्रेड करेगा तो 10 में से 8 ट्रेड उसकी दिशा में होंगे और 2 ट्रेड उसके रिवर्स दिशा में होंगे, यानी कि उसके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो अगर आपके स्टॉप लॉस कटते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो आप गलत ट्रेडर हो या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, ये आपको देखना है कि आपके 10 में से कितने टारगेट हिट हो रहे हैं। 10 ट्रेडों में से 8 या 7 टारगेट हिट हो रहे हैं और 3 या 2 स्टॉप लॉस कट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि मेरे 10 में से 10 ट्रेड के टारगेट हिट होते हैं तो वो गलत कह रहा है, कोई नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। और अगर कोई कह रहा है तो आप मान के चलो वो गलत कह रहा है, उसकी बात आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेट में हमको केवल अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा के रखना है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि मान लो निफ्टी का ट्रेंड क्या है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड। अब मुझे अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, अब चांसेस आज क्या है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो इसका मतलब ज़्यादातर शेयर बढ़ेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। जब हम स्ट्रैटेजी का मकसद ये होता है कि एक गैम्बलर है, उसकी प्रोबेबिलिटी टू विन कितनी है, 50-50। भाई एक गैम्बलर है, चलो मैं और आप लोग जुआ खेलेंगे, हेड या टेल, ठीक है, हेड या टेल, ऑब्वियसली 50-50। तो जब हम गैम्बलिंग कर रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन है 50-50। लेकिन अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को बाय हुक, बाय क्रोक, बाय लर्निंग 50 से 55 कर दूं, यानी कि अब मैंने कुछ ऐसा किया कि 100 में से 55 बार मैं जीतूं और 45 बार हार जाऊं, तो ऑब्वियसली मैंने अपने आप को बेटर किया। उसके बाद मैंने कुछ और बेटर किया कि मैंने ये किया कि अब मैं 100 में से 60 बार जीत जाऊं, 40 बार हार जाऊं, ठीक। फिर मैंने कहा यार नहीं, कुछ और डाल, कुछ और डाल, कोई एक आध चीज़ और डाल कि अब मैं 100 में से 70 बार जीत जाऊं, 30 बार हार जाऊं, ठीक। उसके बाद लगा यार कुछ और डाल कि 75 बार जीत जाऊं, 25 बार हार जाऊं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा UDTS, उसके अंदर 6 पैरामीटर्स डाले हैं। 6 पैरामीटर्स के बाद एक ट्रेड मॉडल बनाया है। केवल पैरामीटर स्ट्रैटेजी नहीं है। कई लोग समझते हैं कि 6 पैरामीटर पढ़ लिए तो वो स्ट्रैटेजी हो गई। नो, आप उसमें क्या सीख रहे हो, ट्रेड मॉडल में आपने सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले आप देखते हो निफ्टी का ट्रेंड क्या है, राइट। निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है तो आप क्या बनाते हो, बास्केट। बास्केट क्या बनाओगे, बुलिश बास्केट। भाई अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो मैं क्या बनाऊंगा, अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो अगला स्टेप क्या है, मैं बनाऊंगा बास्केट। और बास्केट हमारी क्या बनेगी यहां पर, बुलिश बास्केट। बुलिश बास्केट का मतलब क्या होता है, 3 बाय 1 सेल, यही होता है ना।
तो हमने ये क्या किया, हमने पहले निफ्टी का ट्रेंड देखा, निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है, तो हमको लगा कि यार अब मेरी प्रोबेबिलिटी टू विन कैसे बढ़ेगी। तो यार मैं एक काम करता हूँ, 4 में से 3 स्टॉक खरीद के चलूंगा और 1 स्टॉक बेच के चलूंगा। तो ऑब्वियसली मेरी प्रोबेबिलिटी टू विन कहाँ तक पहुंची, शायद 50% से 55 या 60% तक। उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या लिया कि अब मैं एक काम करता हूँ, वो सेक्टर को चूज करता हूँ, ये 3 स्टॉक अब मुझे खरीदने हैं और 1 स्टॉक बेचना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने किया सेक्टोरल एनालिसिस। मैंने फौरन ये देखा कि यार कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिमांड है। तो मैंने देखा यार रियल एस्टेट में डिमांड है, मैंने देखा कैपिटल गुड्स में डिमांड है, मैंने देखा फार्मा में डिमांड है। तो मैं क्या करूंगा, इन सेक्टर से इन 3 स्टॉक को उठाऊंगा और मैं फिर ये देखूंगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर सप्लाई है। ठीक है, तो मैंने देखा यार केमिकल्स में सप्लाई है। ठीक, तो मैंने क्या किया, अब मैं अगले लेवल पे पहुंचा और मैंने क्या किया, ये 3 सेक्टोरल एनालिसिस किया। तो अब मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी विन को कहां ले आया, जो पहले 60 पे पहुंचाई थी 65 तक पहुंचा दिया। भाई ऑब्वियसली मान के एक लॉजिकल चीज है कि नहीं, अपने दिमाग से सोचो, स्टॉक मार्केट लॉजिकल है, इलॉजिकल तो कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर फार्मा के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और रियल स्टेट के स्टॉक गिर रहे हैं तो चांसेस क्या हैं, अगर मैं रियल स्टेट का कोई अच्छा स्टॉक ले लेता हूं वो बढ़ेगा या अच्छा स्टॉक फार्मा का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, फार्मा, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में ही डिमांड है। अब डिमांड क्या होता है, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड ओवर भीड़ की राजनीति है। भीड़ की राजनीति समझते हो, गोलगप्पे वाले के पास 3 लड़कियां खड़ी हो जाएं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 लड़कियां, कहने का मतलब 3 बंदे खड़े हो जाएं, राइट, तो वहां उनको लगे यार ये गोलगप्पे वाला बहुत अच्छा है, चल यहां खा के देते, 4 और खड़े हो जाएंगे। और बगल में एक और खड़ा है, वो भी सेम गोलगप्पे बेच रहा है, लेकिन जहां भीड़ लगी होती है लोग वहां पर ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। तो सेम कहानी, फार्मा बढ़ रहा है, हर आदमी फार्मा में आ जाएगा, जिसको अकल है या नहीं है, और हमें उन बेअकलों का फायदा उठाना है। हाँ, हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये लॉजिकल थिंकिंग है, हमें उस भीड़ का फायदा उठाना है, राइट। अच्छा, ये अगले पड़ाव पे पहुंच गए हम मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ हमने एक स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे हैं, और केवल हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ ये सोच रहे हैं कि हम 50 से 60, 60 से 65, 70, 80% की प्रोबेबिलिटी टू विन को अचीव कर लें। मैंने कुछ भी अभी तक यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात नहीं करी है, नहीं करी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो आप लोग अपने आप सीख जाओगे, लेकिन ये कोई नहीं सिखाएगा। क्लियर है। तो अब हमने सेक्टोरल एनालिसिस किया और वहां पर हमने क्या किया, सेक्टर को चूज कर लिया, बेचने वाला और लेने। अब आ गए हम अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है, स्टॉक सिलेक्शन। अब आया स्टॉक सिलेक्शन। कौन कौन से सेक्टर में, देखो आप लोग, कौन कौन से सेक्टर बुलिश हैं इस समय? बैंक्स बुलिश हैं। क्यों है, क्या कैसे देखा है? ना 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 ना, ऐसे नहीं है। पहले तो ये समझो कि सेक्टर बुलिश कैसे देखेंगे, क्या मतलब है सेक्टर बुलिश का? सेक्टर बुलिश का मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां भीड़ लगी हुई है। कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके ज्यादा से ज्यादा शेयर बढ़ रहे हैं? हम इसके लिए हेल्प ले लेते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की। देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, फार्मा। अब ये क्या कर रहा है, इसने कुछ गणित करी है? इसने कुछ नहीं करा, इसने एक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। इसने क्या किया, ये कहता है जी मेरे अंदर टोटल 45, 60, ये कहता है मेरे अंदर 62 स्टॉक है। इसका अपना दिमाग नहीं है। अगर ये सोचो कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर का अपना दिमाग है, कुछ नहीं है। ये हमको एक इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। कंप्यूटर का यही फायदा है बस। मेरे जैसा आदमी कंप्यूटर को केवल टूल की तरह यूज करता है, मैं इसके भरोसे नहीं बैठता हूँ। मुझे आज भी कोई ट्रेड लेना होता है ना, मैं बच्चों सच बोल रहा हूँ,
मैं किसी भी इनके कहने से लूँगा नहीं जब तक कि मैं चार्ट्स नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं इनको यूज़ करता हूँ, मैं इनको केवल अपना टाइम बचाने के लिए यूज़ करता हूँ। भैया मैं अब कहाँ ढूंढूंगा कि एक सेक्टर में कितने स्टॉक्स हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने गिर रहे हैं। अब इसने मुझे क्या बताया, फार्मा में 62 स्टॉक हैं, 62 में से 15 बढ़ रहे हैं, 2 गिर रहे हैं। गिर रहे का मतलब क्या है, बढ़ रहे का मतलब जो यूडीटीएस के ऊपर बुलिश हैं, यानी कि मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश हैं, और 2 स्टॉक गिर रहे हैं जो मंथली, वीकली, डेली, यानी कि अंदर उसमें सप्लाई बनी हुई है, और 45 स्टॉक्स क्या हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 15 स्टॉक एक सेक्टर के बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, कुछ होता है, कुछ भीड़ वाले आ जाते हैं, तो आने दो, उस भीड़ का फायदा हम उठाएंगे। तो अब अगर मुझको 3 स्टॉक बाय वाले लेने हैं तो उसमें से एक सेक्टर क्या होगा, दूसरा सेक्टर क्या हो सकता है, चलें जरा नीचे। सीमेंट, राइट। सीमेंट में कितने हैं टोटल स्टॉक्स, 18 में से 7 बढ़ते हुए 1 गिरता हुआ। तो देखिए, मुझे हल्का सा इशारा चाहिए, मैं ट्रेडर हूं, मुझको क्या चाहिए, हल्का सा क्लू चाहिए, और मैं कर दूंगा अपना काम। तो मुझको पता लग गया 2 टॉप सेक्टर्स क्या हैं, फार्मा और सीमेंट। गिरते हुए क्या हैं, आना जरा लास्ट में, पेट्रोलियम में टोटल 16 स्टॉक हैं, एक भी बढ़ता हुआ नहीं है, 3 गिरते हुए हैं। तो पेट्रोलियम एक हो सकता है, और ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे अब हमने सेक्टर्स को चूज कर लिया। ये हमारा था कौन सा स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फार्मा में उन स्टॉक को चूज करेंगे जो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर बुलिश हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और फाइनेंशियल सर्विसेज या पेट्रोलियम में अगर कोई स्टॉक हमको डाउनवर्ड ट्रेंड का मिलेगा तो मैं उसको सेल करूंगा। तो मेरी बास्केट हो गई कंप्लीट। चलो, अब डॉक्टर रेड्डी के चार्ट्स के ऊपर मंथली चार्ट्स क्या कह रहा है, बुलिश। भाई वो तो मुझे स्क्रीनर कह रहा था डॉक्टर रेड्डी बुलिश है, मैंने कहा मैं नहीं मानता तेरे को, मुझे फाइनली जब मैं ट्रेडिंग डिसीजन लूंगा तो मुझे चार्ट्स को देखना है। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर कभी भी कोई आपकी एक्सरे की केवल रिपोर्ट पढ़ के अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, वो एक्सरे ज़रूर देखेगा। ठीक है, तो मुझे रिपोर्ट पढ़ के काम नहीं करना, मुझे एक्सरे फाइनली देखनी है। देखें जरा वीक पे क्या है, वीक पे क्या है, देखो बुलिश, डे पे 15 मिनट, कौन सी है पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कैंडल के बाद 45 मिनट का बिगेस्ट ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश। अगर ये बुलिश हुआ तो यहां पर बाय बना। ठीक है, अगर ये बाय बना तो स्टॉप लॉस ये होगा, यहां बाय। ठीक है, तो एक स्टॉक मिल गया। ऐसे ही मैं अपने 3 बाय के स्टॉक्स चूज करूंगा और फिर एक फाइनली सेल का स्टॉक चूज करूंगा, और अब बन गई मेरी ये आइडियल बास्केट। ये वो बास्केट है जिसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। अरे झक मार के आएगा यार, झक मार के आएगा। वो कौन सा था वो 3 इडियट्स का डायलॉग कि वो उसके पीछे मत भागो, क्या था, झक मार के आएगी कामयाबी, है ना, था ना कुछ ऐसा। तो वही, आप केवल, आपका काम क्या है, राइट टाइम पे राइट जगह पे अपने आप को प्लेस करना। उतना आपने कर दिया, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर एक बास्केट में प्रॉफिट नहीं भी आया तो भी आपकी बास्केट इतनी मैनेज्ड है कि आपने यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करी हुई। अभी भी आपने फुल तेजी की मार्केट में बुलिश बास्केट बनाई है जिसमें 3 बाय और 1 सेल भी ले रहे हो। अगर कहीं मार्केट पलट गई और आज शाम को मार्केट 500-300 पॉइंट नीचे बंद हो गई तो भी मेरे बास्केट का जो नुकसान है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% से ऊपर जाने वाला नहीं है। रीज़न क्या है कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे, अगर कहीं उल्टा हो गया, मैं रिवर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ही बुरा, तो क्या होगा, ये वाले स्टॉप लॉस आपके 3 स्टॉक्स के कट जाएंगे ना,
कितने पैसे चले जाएंगे? मान लो 1.5% भी तीनों में गया तो 4.5% गया। लेकिन एक सिंगल स्टॉक जो आपने बेचा है, जब हम एक सिंगल स्टॉक जो हमारा बिका हुआ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा हेज ट्रेड है। और उसकी खासियत क्या है? वो अकेला हेज ट्रेड ऐसा होता है जिसको हम सबसे लास्ट में काटते हैं। ये बताया सर ने। देखो हेज ट्रेड, मैंने बोला कॉमन सेंस, रट्टा नहीं मारना। पहले तो ये सोचो कि, या तो आप मेरे से पहले पूछते कि सर जब बुलिश ट्रेड है, निफ्टी बुलिश है, तो आपने 4 बुलिश स्टॉक्स क्यों नहीं लिए? ये आपकी तरफ से क्वेश्चन आता तो मजा आता। सर लेकिन प्रोबेबिलिटी तो वैसी है ना। हाँ, मैं मानता हूं भाई, अभी हम बुलिश हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है। इसीलिए हमने 3 बाय और 1 सेल बनाया। अब जो 1 सेल बनाया है वो इसलिए बनाया कि ये 3 को बचा पाए। पूरा नहीं बचाएगा लेकिन कुछ तो बचाएगा। भाई ये तीनों 4.5% ले जाएंगे तो ये कम से कम 3% तो दे जाए। तो नेट में नुकसान कितना जाएगा? 1.5 से 2%। और कई बार मैंने ये देखा, ये अकेला स्टॉक इनसे ज़्यादा कमाई देके जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और हाँ, अब क्योंकि इसके अंदर इन बाय वालों में तो स्टॉप लॉस था, सेलिंग वाला में स्टॉप लॉस है ही नहीं। मतलब स्टॉप लॉस है, लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो ये तो गिरता जाएगा ना, और हम इसको कवर ही नहीं करेंगे। जब तक नहीं कवर करेंगे जब तक हमारे सारे सौदे खत्म नहीं हो जाते। हम इसको जब लास्ट में कवर करेंगे तो ये हमको 2, 3, 4, 5 जितने % देगा दे देगा। मतलब लॉस का तो हमने 1.5-2% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट का स्टॉप लॉस थोड़ी लगाया हुआ है। क्लियर है? समझा पाया मैं? गुड। तो अब ये तो रहा ओवरऑल जो अभी तक हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग केवल कंसेप्ट का गेम है, दिमाग का गेम है और लॉजिक का गेम है। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप इस कंसेप्ट डिमांड और सप्लाई को, इस प्रॉपर मॉडल को आप समझ गए, तब आप, अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, किसी ने भी यहाँ टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, ठीक है, हम फिर भी एक कोई टेक्निकल एनालिसिस का सर इस पर एक टूल लगा दो। देखो अभी तक हमने यहाँ पर जो बाय एक सिग्नल जनरेट किया वो किस बेसिस पे किया था? हाँ, ये 6 पैरामीटर्स थे क्या? डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट ही तो था, इसमें तो कुछ था ही नहीं ना। हमने कोई टेक्निकल टूल, इंडिकेटर कुछ हमने यूज किया नहीं किया ना। तो हमने यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट किया था, किसमें किया? डॉक्टर रेड्डी में। अब डॉक्टर रेड्डी में यहां पर ये देखो, ये है MACD क्या कह रही है? यहां पर जो ब्लू लाइन है वो जब रेड लाइन के ऊपर होती है, अभी आप लोग जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे कंसेप्ट ठीक होते हैं तो फॉर्मूले भी ठीक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 2 पेंसिल जमा 2 पेंसिल, तो ये कितने पेंसिल हो जाएंगी? यही तो कंसेप्ट सीखते थे हम बचपन में। 2 पेंसिल्स प्लस 2 पेंसिल्स इज 4 पेंसिल। अब इसको तुम कैलकुलेटर पे कर दोगे तो 6 थोड़ी आ जाएगा, 2 + 2 तो 4 ही आएगा ना। तो सेम वे जब हमारा एक यहाँ पर बाय बन गया कंसेप्चुअल, तो अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्निकल टूल लगाऊंगा तो वो भी इसको बाय ही बोलेगा, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल टूल्स केक के ऊपर आइसिंग का काम करते हैं। केक तो वही है, जो बेस है ना वो कंसेप्ट है, और आइसिंग का मजा जब ही आएगा जब बेस बढ़िया है। और अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो कितनी भी आइसिंग लगाते रहो, जितने भी टेक्निकल टूल लगाते रहो, सारे फेल हो जाएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.